तो आज हम सब साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो सेल टॉपिक से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम 5th to 12th स्टैंडर्ड एंड फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑप्शन है एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि इस बेसिक यूनिट लाइफ का क्या है। तो पहला ऑप्शन है एटम। एटम जो एटम होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। मॉलिक्यूल, एटम जब कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। एंड जो सेल है, सेल ही क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक। और उसके बाद टिश्यू है, तो जब सेल कंबाइन होगा तो टिश्यू बनेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सेल, क्योंकि सेल ही क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अभी दूसरा क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या करता है, ये अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो लिपिड सिंथेसिस करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ओके। और जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और जो गोल्जी अपरेटस है, ये जो गोल्जी अपरेटस है इसका दूसरा नाम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितने भी प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस होते हैं ये सब क्या करता है, उसको पैकेजिंग करता है उसको। ओके। और तो यहाँ पे बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कौन हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ऑप्शंस आर सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि ऐसा क्या है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। तो सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलता है। और जो प्लांट सेल है इसमें एक एक्स्ट्रा कवरिंग भी रहता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। जो सेल वॉल उसको रिजिडिटी देता है प्लांट सेल को, बट एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। तो दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया पूछा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है, चलने उठने बैठने या मूवमेंट के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में मिलता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तीसरा है ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट। अभी क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो अभी एनिमल जो है वो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, वो तो खाना खाते हैं, उससे अपनी एनर्जी लेते हैं। बट जो प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करता है। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी एक्टिविटी है या प्रोसेस बोल सकते हैं जिसके अंदर प्लांट क्या करते हैं, प्लांट रूट के थ्रू मिनरल और वाटर लेते हैं और सनलाइट लेते हैं सन से, और इन सब का और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से। तो इन सब का इस्तेमाल करके वो बोल सकते हैं फूड बनाते हैं। ओके। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हम यूज करते हैं। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है ये दोनों में मिलेगा आपको, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन अ सेल। प्रोवाइड एनर्जी, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, सपोर्ट द सेल स्ट्रक्चर, हेल्प्स इन डाइजेशन। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि न्यूक्लियस का फंक्शन, न्यूक्लियस का काम क्या है सेल के अंदर। प्रोवाइड्स एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी तो नहीं करता, क्योंकि प्रोवाइड्स एनर्जी कौन करता है हमको, ये जो है एनर्जी हमको जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसके डाइजेशन होने के बाद हमको एनर्जी मिलता है। और जैसा कि अभी हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। दूसरा कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़। अभी कंट्रोल सेल की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, जो अपना डीएनए है, जीन है, वो सब कंट्रोल करता है। अभी सपोर्ट्स सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है यहाँ पे बोल रहा है। तो अभी हेल्प्स इन डाइजेशन, ये क्या बोल रहा है कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अपने डाइजेशन में हेल्प कौन करता है, जो वेरियस टाइप्स के एंजाइम्स हैं वो सब हेल्प करते हैं।
जो जूसेस हैं वो सब हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन अ सेल क्या हो गया, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज। ओके, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग व्हाट एंटर्स एंड लीव्स द सेल, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा पार्ट सेल का है जो जिम्मेदार है कुछ भी सेल के अंदर एंटर करता है, अंदर आता है या बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे सेल वॉल, सेल वॉल देखेंगे, ये ऑप्शन क्या बोल रहा है कि कुछ भी रहेगा वो सेल के अंदर डायरेक्टली सेल वॉल के थ्रू जा सकता है, बट वहाँ पे सेल वॉल के बाद क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन आता है। जो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, वो रेस्ट्रिक्टेड या फिर बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों का ही एंट्री वो करता है और एग्जिट देता है। अभी साइटोप्लाज्म क्या है, ये जेली लाइक है, लिक्विड है। न्यूक्लियस जो है ये हमने देखा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, डीएनए रहता है, जीन रहता है, क्रोमोसोम के, तो ये तो नहीं रहेगा ऑप्शन में। अभी सेल मेम्ब्रेन जो है यही करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, सेल सैप, प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म। अभी यहाँ पे क्या पूछा है कि जेली लाइक सब्सटेंस जो आधा लिक्विड और आधा सॉलिड, मतलब दोनों का मिक्सचर जो सब्सटेंस है वो किसके अंदर सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं। सेल के अंदर जो प्रेजेंट रहता है जेली लाइक सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका। तो पहला क्या दिया है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अभी हमने देखा था इसके पहले क्वेश्चन में कि जेली लाइक सब्सटेंस है। ओके, सेल शेप जो है, ये सेल शेप क्या होता है, ये जो सेल शेप है, ये जो सेल के अंदर जो वैक्यूल रहता है, खाली जगह रहती है, उसके अंदर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहती है या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है वो सब उसके अंदर स्टोर करके रखता है सेल। उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल के अंदर जो भी चीज़ें रहेंगी उसको या लिक्विड रहेगा या कुछ भी रहेगा उसको बोलेंगे सेल शेप। अभी प्लाज्मा, प्लाज्मा तो पता है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ओके, या फिर प्लाज्मा बोल सकते हो आप, जैसे जो ब्लड प्लाज्मा हो गया। ओके, तो ये नहीं रहेगा ऑप्शन। तो फोर्थ क्या दिया, प्रोटोप्लाज्म। अभी प्रोटोप्लाज्म क्या दिया है, अभी प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों एक दूसरे से बोल सकते हैं थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है। तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या हो जाएगा, अपना सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म रहेगा और जो न्यूक्लियस का कंटेंट रहेगा, दोनों ही उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। बट जो साइटोप्लाज्म है ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऐसा क्या है जो प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल का जो पार्ट नहीं है, डीएनए, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अभी डीएनए जो है ये आप बोल सकते हो कि जो डीएनए होता है ये आपको मोस्टली देखने मिलेगा दोनों में, प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल में और यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टाइप के सेल किसको बोलते हैं, जो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव या पुराने टाइप का, और यू मतलब होता है ट्रू या एडवांस टाइप के सेल में। तो जो पुराने टाइप के सेल थे पहले, उसमें क्या या अभी भी हैं जिसमें जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल में डीएनए भी मिलेगा। ओके, और यूकैरियोटिक में भी डीएनए मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन ये भी दोनों में मिलेगा आपको, प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा, यूकैरियोटिक में भी मिलेगा। अभी जो न्यूक्लियस है ये आपको प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा, यूकैरियोटिक में मिलेगा। अभी जो न्यूक्लियस है ये क्या है कि जैसे देखो, जो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है, प्रोकैरियोटिक टाइप का जो सेल है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ओके, तो इसके लिए न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में। प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अभी जो साइटोप्लाज्म है ये लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस है, ये दोनों में प्रेजेंट रहेगा। ओके, प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में और यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल दोनों में मिलेगा आपको। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, एट्थ क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम। तो अभी इसमें से क्या पूछा है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है।
तो पहला क्या ऑप्शन है, गोल्जी अपरेटस। अभी जो गोल्जी अपरेटस है ये क्या करता है, हमने देखा था कि गोल्जी अपरेटस जो है ये क्या करता है, जो अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्मूथ है वो क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है, उसको वो सिंथेसिस करने के बाद उसको ये सॉर्टिंग करता है, पैकेजिंग करता है, ऐसा गोल्जी अपरेटस का काम है। अभी राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ओके, वैक्यूल जो है क्या करता है, एक्स्ट्रा जो चीज़ें रहेंगी सेल के अंदर, कुछ वेस्ट है या फिर नॉट इन यूज़ है, उसको क्या करेगा, ये स्टोर करके रखेगा वैक्यूल के अंदर। अभी लाइजोसोम क्या है, जो लाइजोसोम है क्या करता है, ये एक ऐसा बोल सकते हैं आप सुसाइडल बैग जैसा काम करता है। जब भी सेल डैमेज हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम रहेगा या कुछ के अंदर बैक्टीरिया वायरस कुछ भी एंटर होगा तो ये क्या करता है, बर्स्ट हो जाता है। ओके, तो कुछ जो बैक्टीरिया वायरस है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर जो सेल डैमेज है उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। अभी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है, राइबोसोम। ओके, अभी यहाँ पे सेल ऑर्गेनल में आप देख सकते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज राइबोसोम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इज द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इन अ प्लांट सेल, कि जो फंक्शन है वैक्यूल का प्लांट सेल में वो क्या है। पहला ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है डीएनए स्टोरेज, तीसरा है वेस्ट रिमूवल एंड स्टोरेज, चौथा प्रोटीन सिंथेसिस। तो अभी हमने देखा फोटोसिंथेसिस जो है ये कौन करता है, ये क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा डीएनए स्टोरेज का काम कौन करता है, ना न्यूक्लियस करता है। तीसरा वेस्ट रिमूवल एंड स्टोरेज, ये जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको स्टोर करके रखना कौन करता है, ये वैक्यूल का काम है। अभी प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओके, दैट इज वेस्ट रिमूवल एंड स्टोरेज। So 10th question is, which scientist discovered the cell in 1665? A option is Robert Hooke, B Anton van Leeuwenhoek, Matthias Selden, D Rudolf Virchow। तो इसमें से क्या पूछा है कि कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखो पहला जो ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इन्होंने जो कॉर्क होता है, बॉटल की दांत होता है, उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर, जो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखता था। दूसरा जो है ऑप्शन एंटोन वैन लीवनहुक जो थे, इन्होंने बैक्टीरिया और वायरस इन सब के सेल को स्टडी किया था माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। अभी तीसरा जो ऑप्शन है मैथियास सेल्डेन, ये जो थे इन्होंने क्या बोले कि जो सेल है ये प्लांट और एनिमल्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये उसका ये कंपोनेंट है सेल। ओके, तो अभी रुडोल्फ वर्चू क्या बोले, रुडोल्फ वर्चू ने बोला था कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया हुआ, मतलब ये जो अभी का सेल है ये पुराने सेल से बना हुआ है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रॉबर्ट हुक। ओके, तो हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है कि आप सब तक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाते रहें हम। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।